साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष लेकर आते हैं कृषि संबंधित नई नई जानकारियाँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा किसान भाई आज कृषि में नई नई तकनीक को अपनाकर और नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमारी मंशा होती है हमारे किसान भाइयों को सही समय पर सही जानकारी मिले, जिससे हमारा किसान भाई फसलों का उत्पादन बढ़ा सके व उचित लाभ कमा सके। तो साथियों, इसी से जुड़ा आज का हमारा विषय है कृषि में समसामयिक कार्य। और आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ है डॉक्टर शेखर सिंह बघेल जी। आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं एवं प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ प्रगतिशील कृषक होते हैं, तो आज हमारे साथ है राजमल पाटीदार जी, ग्राम मुंगालिया, छाप, भोपाल से। आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा पहला प्रश्न आपसे है, खरीफ फसलों का समय चल रहा है, इस समय फसलों में कौन से सामयिक कार्य किए जा रहे हैं, इस बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ बताइए। जी हाँ, खरीफ का मौसम चल रहा है और किसान भाई इस वक्त जो हमारी खरीफ की प्रमुख फसलें हैं, जैसे मक्का है, धान है, सोयाबीन है, अरहर है, ये इस वक्त खेत में लहलहा रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ समसामयिक बातें हैं जिनका विशेष रूप से हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे पहली बात आती है कि वर्षा काल है, और वर्षा काल कुछ जिलों में वर्षा बहुत ज़्यादा हुई है, कुछ जिलों में कम हुई है। जिन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा हुई है उस क्षेत्र में किसान भाइयों को सभी फसलों में, प्रमुख रूप से जो हमारी सोयाबीन है, मक्का है, इसमें पानी की जल निकासी का समुचित प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। अगर पानी रुकेगा तो निश्चित रूप से आपकी फसल को प्रभावित करेगा। तो हमें फसल में पानी की निकासी की व्यवस्था करनी है, ताकि वो पानी के कारण जो फसल का बढ़वार है या उसमें अन्य बीमारियां जो आ रही हैं या और भी अन्य समस्याएं आती हैं, उससे किसान भाई बच सकता है। इसके लिए किसान को सतत खेत में जाना है, निगरानी करना है। पानी गिरा है, अगर नालियां, वैसे किसान भाई आजकल जैसे मक्का है तो उसमें नाली बेड़ पद्धति से खेती करते हैं, तो बहुत अच्छी सहायता मिल रही है आजकल। उसके माध्यम से बहुत पानी नहीं रुकता है, लेकिन फिर भी कई बार पानी ज़्यादा आने के कारण, रुकने के कारण खेतों में समस्या आती है। दूसरा सोयाबीन में अगर पानी रुकता है तो सोयाबीन की फसल बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बढ़वार रुक जाती है, पीलापन आने लगता है। उसके साथ साथ और भी अनेक बीमारियां उसमें आती हैं, जिसके कारण इसका बचाव के लिए किसान भाइयों को विशेष रूप से बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये पीलापन तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न हमारा है, अगर हम सोयाबीन की बात करें तो वर्तमान में पत्तियों का पीला होना या फसल में बहुत ज़्यादा मात्रा में इल्ली का प्रकोप है, तो हमारा किसान भाई किस तरीके से इसका नियंत्रण करे, उसके बारे में कुछ सुझाव दीजिए। ये बड़ा ही आपने महत्वपूर्ण सोयाबीन फसल के लिए बात किया है। क्योंकि इस वक्त सोयाबीन की फसल लगभग 1 से 1.5 माह की हो रही है, और इस वक्त जो एक समस्या पीलापन की है वो है, अगर खुला मौसम है तो पीला मोजेक एक बीमारी होती है, जो कि वायरस के माध्यम, एक सफ़ेद मक्खी होती है जो पूरे खेत में उड़कर फैलती है, उसके माध्यम से पीला मोजेक एक वायरस रोग है जो फैलता है। ऐसी समस्या अगर दिखाई दे रही है कि आपके खेत में पैच में छोटे छोटे 2-3 पौधे पीले दिख रहे हैं, फिर थोड़ी दूरी पे पीले दिख रहे हैं, तो ऐसे पौधों को अगर किसान भाई खेत में जाते हैं, देखते हैं, तो उन पौधों को उखाड़ लें, जड़ सहित उखाड़ें, और एक पॉलीथीन या अपनी थैली या बोरी जो होती है उसके अंदर उसको डाल लें। अगर खेत में कम दिख रहे हैं, 10 हैं, 15 हैं, 25 हैं, ऐसे दिख रहे हैं, तो उनको निकालें और उसको बोरी के अंदर डाल के और उसको खेत के बाहर ले जाके मिट्टी के अंदर गड़ा के उसको समाप्त कर दें। ये तो पहली बात हुई। ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, अगर पीला मोजेक हमारे खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, तो हमें चाहिए कि उसकी रोकथाम करना है। तो उसके लिए हम विशेष रूप से क्यूनाल्फास एक दवा होती है जो 25 EC 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसको स्प्रे करना है, ताकि हमारी ये सफ़ेद मक्खी जो है इसकी रोकथाम हो सके। दूसरा थायोमैक्साम 4% एवं पिप्रोनिल 4%, इसकी लगभग 200 से 250 मिलीलीटर जो दवा है उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका भी अगर हम स्प्रे करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पीला मोजेक की रोकथाम हो जाती है। दूसरी बात करी आपने गर्डल बीटा, जी, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी सोयाबीन में। इसके कारण पूरा पौधा सूख जाता है, क्योंकि तने के अंदर कीट पहुंचता है और
जो उसकी पूरे भोजन की कार्यप्रणाली उसको बाधा पहुंचाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें विशेष रूप से खेतों में देखना होगा, अगर पौधे सूख रहे हैं तो हमें उखाड़ कर उसके बीच के जो तना है उसको तोड़कर और कट लगाकर सीधा देखें। अगर कालापन आ रहा है या कहीं पे कीट का छेद वगैरह दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो गड़ल बीटल की समस्या है। तो ऐसे समय में हमें चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल करें, जैसे अभी मैंने बताया वो दवा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी इमेडाक्लोप्रिड 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हेक्टेयर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। इमेडाक्लोप्रिड जो दवा है, इसके साथ में आप चाहें तो थायोमिथॉक्साम या लेमडा साइहेलोप्रिन जो 225 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव किसान भाइयों को खेतों में करना चाहिए ताकि इसकी रोकथाम की जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसके साथ हमारे किसान भाई को ये भी ध्यान रखना है, कई बार उनकी फसलों पे प्रकोप आता है लेकिन बहुत धीमा होता है, तो कई बार हमारे किसान भाई शुरुआती दौर में इसको पहचान नहीं पाते हैं और जब बीमारी या प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता है तब जाके वह उसका नियंत्रण भी मुश्किल हो जाता है। तो हमारे किसान भाई अपने खेतों में 2-4 दिन में फसल को देखते रहे ताकि शुरुआती अवस्था में इसका नियंत्रण कर सके। साथियों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। साथियों, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमारा विषय है कृषि में सामायिक कार्य विषय पर चर्चा। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल जी। आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं एवं प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी से, और साथ ही प्रगतिशील कृषक हैं राजमल जी पाटीदार। आप मुंगालिया छाप भोपाल से हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए, हमारे साथ सफल कृषक राजमल जी भी हैं। तो राजमल जी, हम जानना चाहेंगे कि आप कितनी एकड़ में खेती करते हैं और इस समय आपने कौन कौन सी फसलें लगा रखी है? इस समय हमने सोयाबीन अधिक लगाया 20 से 25 एकड़ के करीब में जी। वो धान भी लगाया है, मक्का भी लगाई है। तो तीनों वेराइटियां हैं इस समय की जो फसल है। वो अभी डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी बारिश रुक गई थी, 15-20 रोज बारिश नहीं हो पा रही, इस वजह से कई एक पौधे में उकसना टाइप का जो होता है जिसमें फल आने से के टाइम पे है इस समय फसल, वहाँ का वहीं पेड़ मुरझा रहा है। इसके अंदर क्या होता है, कौन सा कीट आया जाता है, वो फूल वहाँ के वहीं मुरझा के और पौधा के पत्ते ऑटोमेटिक सिकुड़ने लगते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़े क्षेत्र में समस्या है क्योंकि पानी का गैप भी ज़्यादा हुआ है, तो वाकई में फसल पे नुकसान हो रहा है। तो इस बारे में हमारे किसान भाई को क्या करना चाहिए? जैसे सोयाबीन की बात करें, अगर सोयाबीन में ये समस्या आ रही तो अगर पानी अगर बहुत ज़्यादा खेत में रुकेगा तो निश्चित रूप से जो जड़ वाला पोर्शन है उसमें जो रूट राट, एक जड़ की एक समस्या होती है, उसकी समस्या आ सकती है। दूसरी बात, अगर हम धान की बात करते हैं तो धान के जो जड़ें हैं उसके आसपास भी लगातार पानी गिरने के कारण भी कुछ वाइट ग्रेप, सफ़ेद जो कीट होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। उसके कारण भी तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है फंगस की। और फंगस जब लगता है तो निश्चित रूप से आपके पौधे की बढ़वार भी रुकती है, पौधा सूखने भी लगता है और फूल आने में भी समस्या आती है। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि हम एक तो जो हमारे फंगस वाली फफूंदनाशक दवा है उसमें एक है जो हम सबसे बढ़िया मानते हैं, उनको मैनकोजेब है, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैविक में अगर हम बात करें तो उसमें ट्राइकोडर्मा एक विशेष हमारी फफूंदनाशक दवा होती है जिसका अगर हम उसको जिन क्षेत्र जहाँ भी पौधे इस टाइप के दिख रहे हैं उन पौधों के आसपास ड्रेंचिंग करनी है, मतलब उसका स्प्रे उसके पूरा नहलाकर उसको जड़ के आसपास उसका अगर हम स्प्रे करें तो निश्चित रूप से इनकी रोकथाम होती है।
और पौधों को जो दूसरे पौधे हैं उसमें फैलने की समस्या नहीं आती। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कई तरीके की दवाइयों का जिक्र किया है, तो विशेषकर हम ये जानना चाहते हैं कि कीटनाशक या जैव कीटनाशक का प्रयोग जब हमारा किसान भाई करता है तो असंतुलित मात्रा में कर देता है, कई बार तो पौधा तक जल जाता है। तो इसकी सही मात्रा क्या होती है? 1 एकड़ या प्रति हेक्टेयर कितने अनुपात में डालना चाहिए? एक चीज़ बिल्कुल किसान भाइयों को बिल्कुल दिमाग में वो बैठा लेना चाहिए कि कोई भी दवा की अतिरिक्त मात्रा पौधे को कीट में उसके प्रति ताकत बढ़ा देती है, तीसरा हमारे जो वातावरण है उसको नुकसान पहुंचाती है। तो किसान भाई को हमेशा जो वैज्ञानिक द्वारा अनुशंसित मात्रा होती है, चाहे कोई भी दवा हो, उसकी मात्रा 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर, या कुछ दवाओं की ग्राम में मात्रा होती है प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए कि हम 150 से 200 लीटर में। तो ये रिकमेंडेशन किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय जो कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक द्वारा सिफारिश की जाती है। और साथ ही साथ दुकान में भी जो हम दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें भी मात्रा लिखी होती है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हम फ़ोन के माध्यम से, किसान कॉल सेंटर के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के नंबर आप रखना चाहिए, उनसे पूछकर वो मात्रा जो बताई जाती है अनुशंसित मात्रा, उसका इस्तेमाल करें। जब हम 2 से 3 ml बोल रहे हैं, किसान भाई जब 15 से 20 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसको डालेगा तो उसके प्रति जो पौधे में भी एक प्रकार से, अगर हम सेकेंड टाइम दवाई डालेंगे और कम डालेंगे तो उसका असर नहीं होगा। इंसेक्ट जो होगा, जो कीट है, उसमें भी असर नहीं होगा। तो ये समस्या और विकराल होती है। और सबसे बड़ी बात है, ये आपकी खाद्य श्रृंखला में जा रहा है, वाटर बॉडी में, जल में जा रहा है, पानी में जा रहा है, वातावरण में फैल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो जीव जंतु हैं, साथ ही साथ हमारी मानव है, उन सबके लिए नुकसानदायक है। तो किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। दूसरी बात, जैविक उत्पाद जो हैं, विशेष रूप से जैविक कीटनाशक हैं, जैविक हमारे बीमारियों के लिए जो उत्पाद, उनका इस्तेमाल की तरफ हमें थोड़ा जाना पड़ेगा, ताकि हमारे किसान भाई, जो अभी एक समस्या आ रही है कि बहुत ज़्यादा इंसेक्ट, अभी मूंग की समस्या आपने देखा कि किसान भाइयों को मूंग नहीं खरीदा जा रहा था, क्योंकि मूंग में कुछ दवाइयों की बहुत ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल की गई थी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक, और यही आगे जाके बीमारियों के कारण बन रहे हैं। और ये सब चीज़ शोध में आने लगा है, शोध में। तो इस तरफ हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से, मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि दवाइयों की संतुलित मात्रा का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि बिल्कुल हमारा किसान भाई कई बार एक नासमझी में ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है, तो उसको ये ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है, और विशेषज्ञ की सलाह के अनुरूप ही आप दवाई का प्रयोग करें। और कोशिश करिए आप कि आप जैविक विधि से कीटनाशक का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे वातावरण को भी नुकसान ना हो और मानव स्वास्थ्य पर भी नुकसान ना हो। तो विशेषकर ध्यान रखें। साथियों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमारा विषय है कृषि में सामयिक कार्य विषय पर चर्चा। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल जी। आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं एवं प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी से, और साथ ही प्रगतिशील कृषक हैं राजमल जी पाटीदार। आप मुंगालिया छाप भोपाल से हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न हमारा पाटीदार जी से है। पाटीदार जी, आप उन युवा कृषकों को या किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कई बार ये देखा गया है कि हमारे युवा साथी पढ़कर शहरों की ओर पलायन करते हैं, जबकि उनकी खुद की खेती है, वो अच्छा उद्योग कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी किसान युवा
उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी खेती को आज सरकार के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे जी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनको देखें समझें, वो अपनी खेती में खुद अपना व्यवसाय ढूंढे ताकि आने वाले समय पे आपको परेशानियां का सामना ना करना पड़े। जी से बहुत से अच्छे अच्छे सरकार की योजनाएं चल रही हैं, आप उस पे ध्यान दें और अच्छी वेराइटियाँ लगाएं, जैविक पे भी ज़्यादा जोर दें ताकि कृषि के अंदर जो लागत आती है उससे बचा जा सकता है। तो युवा चाहे तो अच्छा मुनाफा ले सकता है इसमें, यदि योजनाओं को देखते हुए अपने खेत के अंदर कर सकता है। तो साथियों, आपने जाना कि सिर्फ जागरूकता की कमी है। अगर किसान भाई जागरूकता के साथ और सरकार द्वारा चलाए जाए कार्यक्रमों या टीवी अखबार के माध्यम से जानकारी ले तो सही तरीके से खेती कर सकता है। डॉक्टर साहब, समय का अभाव है, हम चलते चलते कुछ खरीफ फसलों के विषय में टिप्स जानना चाहेंगे जो हमारे किसान भाई को आप मुख्य बिंदु बताना चाहेंगे। जी, पहली बात तो जो अभी हमारे किसान भाई ने बताई युवा किसानों के लिए, तो मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाई, भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिनके माध्यम से वो अपने क्षेत्र में स्वरोजगार बना सकते हैं। जो क्षेत्र में ज़्यादा किसी चीज़ का उत्पादन है उसके लिए उद्यानिकी विभाग के द्वारा लघु उद्योग तैयार करने के लिए बहुत सी सब्सिडी के माध्यम से चीज़ें दी जा रही हैं। उसके विषय में प्रशिक्षण लें, सर्टिफिकेट लें, बैंक से लोन ले सकते हैं, उसके माध्यम से वो अपने स्वरोजगार चालू कर सकते हैं। दूसरा, गाँव में ही रह के अपना जो पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, दूध उत्पादन करके उसके और उत्पाद बनाकर, मतलब सेकेंडरी एग्रीकल्चर की ओर हमारे किसान भाइयों को, युवा किसानों को जाना होगा, तब उससे अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरी बात आती है केंचुआ खाद है, जो बड़ी अच्छी है, हमारे किसान भाई ने बताया, वो तो अमृत है हमारी भूमि के लिए, क्यों केंचुआ अपने आप प्राकृतिक रूप से काम करते हैं। और आजकल तो कई तरीके के प्रशिक्षण भी चलाया जा रहा है, ड्रोन दीदी और ये सब चीजें। ड्रोन की बात आई तो हमारे जो युवा हैं वो ड्रोन पायलट बन सकते हैं। 10वीं या 12वीं वाले जो हैं उनको हम प्रशिक्षण गवर्नमेंट के माध्यम से दी जा रही है, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, ड्रोन पायलट बने। खेती में ड्रोन का आना ही एक क्रांति के रूप में है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो एक समस्या आज हमारे किसानों को होती है कि उनको मजदूर नहीं मिलते, मजदूर मिलता भी है तो 1 एकड़ की जो छिड़काव है वो 1 दिन पूरा लग जाता है। आपको 8 से 10 मिनट के अंदर 1 एकड़ की छिड़काव हो जाता है, प्रॉपर तरीके से होता है, एक जैसा होता है। वो कई बार तो दवाई के छिड़काव से मानव स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। किसान जो लेबर हमारा काम करता है उसको भी एक उसके स्वास्थ्य को भी ध्यान अगर इस्तेमाल करते हैं तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, और फसल को भी एक व्यापक रूप से ड्रोन के माध्यम से सही मात्रा में दवाई का अनुपात होता है। एक तो ये हो गया। तीसरी बात आती है कि आपने बताया कि खरीफ में क्या क्या खास बातें ध्यान रखें। सबसे पहली बात, सारी फसलों में जल निकासी का समुचित प्रबंधन इस वक्त किसान भाइयों को करना होगा। दूसरी बात आती है कि बीज, उर्वरक और औजार जो हैं वो इस वक्त वर्षा काल में उचित स्थान पर रखें जहां पानी वगैरह की समस्या ना हो, ताकि उनकी इन सब चीज़ों का आने वाले समय में नुकसान ना हो। तीसरी बात आती है कि वर्षा के दौरान जो कीटनाशक या और भी खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं, तो अगर वर्षा हो रही है या वर्षा होने वाली है तो ना करें, क्योंकि इससे आपकी नुकसान होगा। उसका इस्तेमाल फसल में करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा और आपकी लागत बढ़ेगी, और भूमि में भी ये जल के माध्यम से भी जाएगा, ये भी नुकसान होगा। तीसरी बात आती है कि इस वक्त पशुओं को जो एक खुर घाव, जिसको फूट राट कहते हैं, और सांस संबंधी संक्रमणों को भी होते हैं, तो इनके बचाव के लिए टीकाकरण या उपचार हमारी जो पशुपालन विभाग है वहाँ से संपर्क करके करवाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें कि खरीफ के सीज़न में सोयाबीन की फसलों का किस तरीके से रोग नियंत्रण करें, उद्यानिकी फसलों में किस तरीके से कीट पतंग से बचाव करें, और विशेषकर प्राकृतिक खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों को सलाह दी। और निश्चित ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान भाई जो सामयिक सलाह है इनको अपनाकर फसल का उत्पादन भी बढ़ाएंगे और निश्चित ही वह लाभ कमाएंगे। आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पाटीदार जी, आपने आपके अनुभव साझा किए, व्यवहारिक तौर पर बताया कि आप किस तरीके की खेती करते हैं या रोग के समय आप उसका बचाव कैसे करते हैं। तो आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर।
अमानक खाद बीज पर केंद्र सख्त, डेयरी सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों का स्वागत, गाय का दूध भी खरीदेगी सरकार, देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका और गौ संरक्षण में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य। और अब खबरें विस्तार से। किसानों की शिकायतें और नकली खाद बीज व कीटनाशकों के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग और ICAR के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर अमानक सामान बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने कहा कि देश भर में किसानों को नकली बीज, खाद और दवाइयों से नुकसान हो रहा है। कई किसान शिकायत कर रहे हैं कि खेतियों में डाली गई दवा का असर नहीं हो रहा है, फसल बर्बाद हो रही है। उन्होंने बताया कि खुद उनके दौरे के दौरान सोयाबीन की फसल नकली दवा से पूरी तरह नष्ट मिली। श्री चौहान ने कहा कि कृषि विभाग और राज्य सरकार मिलकर खेतों में जाकर जांच करे, बड़े पैमाने पर आकस्मिक छापेमारी की जाए, गड़बड़ी पाए जाने पर कंपनियों और दुकानों को तुरंत सील किया जाए, किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए और मंत्री खुद नियमित समीक्षा करेंगे। देश भर से आए किसान संगठनों के प्रमुखों और सैकड़ों किसानों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के हालिया किसान हितैषी फैसले का स्वागत किया। ये मुलाकात नई दिल्ली स्थित पूसा कैंपस के सुब्रमण्यम हॉल में आयोजित हुई। बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने अमेरिकी कंपनियों को कृषि और डेयरी सेक्टर में प्रवेश न देने के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये कदम न केवल करोड़ों किसान, पशुपालकों और मछुआरों के हित में है, बल्कि ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूती देगा। भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेगा। ये घोषणा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन में तेजी लाकर वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाएंगे। यादव ने कहा कि सिर्फ भैंस का नहीं, हमारी सरकार अब गाय का दूध भी खरीदेगी। गाय के दूध की खरीदी की कीमत भी ज्यादा देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के जरिए हमने तय किया है कि 25 गाय और 42 लाख रुपए तक की गौशाला यूनिट स्थापित करने पर दूध और अन्य उत्पाद तो पशुपालकों के होंगे। सरकार पशुपालकों को 10 लाख रुपए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में देगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कृषि और किसान उत्पादक संगठन देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को संगठित किए बिना खेती का समग्र विकास संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से FPO मजबूत किए जा रहे हैं। श्री शुक्ल ने भोपाल स्थित राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान में मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन एवं राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में प्रदेश के 48 जिलों और छत्तीसगढ़ के FPO प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हित में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं ने प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। प्रदेश में 10,000 नई FPO परियोजनाएं कृषि को व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। FPO के माध्यम से 7,000 से अधिक युवाओं और महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है और आगामी वर्षों में ये संख्या और बढ़ेगी। किसानों की आय वृद्धि और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल ने कहा कि गौ संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना, कामधेनु निवास योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, नस्ल सुधार कार्यक्रम के साथ ही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में न केवल गौवंश का समुचित पालन पोषण किया जा रहा है, अपितु दुग्ध उत्पादन में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। श्री पटेल ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड और राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की बैठक लेकर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी उमाकांत उमराव, सचिव सत्येंद्र सिंह, गौ संवर्धन बोर्ड के प्रबंध संचालक, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक
सहित सभी संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। तो किसान भाइयों, आज की खबरी खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमारे विशेषज्ञों से नई नई जानकारी ली और किस तरीके से सामयिक सलाह को अमल में लाएंगे और निश्चित ही उनसे उनकी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और किसान भाइयों को लाभ होगा। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हम कृषि संबंधित नई नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।